सर आपने अभी पीका की भी बात की। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी इसको लाने की कोशिश की गई। तब जब हम बेनिफिशरी होते हैं तब हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते और उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तब सपोर्ट करता है, तब यानी कि सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जब हम बेनिफिशरी हैं तब क्यों हम अपोज नहीं करते ऐसी चीज़ों को? देखिए, ये एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी जो है वो बंदा आप क्या कहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी हद तक ये जवाब ज़रूर दे सकता हूँ कि मेरा दामन इस वजह से साफ़ है कि उस वक्त जब पीका आए थे उस वक्त भी आप मेरी पोजीशन जी। देख लीजिए। बल्कि पीटीआई वाले दोस्त हमें कहते थे कि आप पीपल्स पार्टी के हैं, वो आपको पैसे देते हैं, इस वजह से आप बोलते हैं। इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने है। तो हम तो एज अ कौम हमें अपने आइन, अपने कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये शहबाज शरीफ जो कल को पीका एक्ट को ड्रैकोनियन कहता था, उसने एक 10,000 गुना वर्स एक्ट वो लेके आया है और उसने नाफिजुल अमल किया है, जिसके तहत FIRs भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है शहबाज? एक लॉ में कॉन्सेप्ट है चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल हो उसको भी इस वजह से आप करते हुए घबराएं कि यार वो मैं कोर्ट से छूट तो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे ऊपर FIR होगी, मैं थाने में रात गुजारूंगा, फैंटी खाऊंगा, कोर्टों में जाऊंगा, वकील करूंगा, एंड में वो कोर्ट कह देगी कि हाँ भाई आपने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं इस सबसे बचने के लिए कहूँगा यार दफ़ा करो, मैं ये बात ही नहीं करता। और हर बंदे में ये बात सहने की हिम्मत भी नहीं होती। इसको कहते हैं कानून में चिलिंग इफेक्ट। तो कहते हैं हर वो कानून जिसका चिलिंग इफेक्ट होगा वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इस पीका का बिल्कुल एक चिलिंग इफेक्ट है, जिसके अंदर के आप वो कहते हैं जी कि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? आप कोई दूध के धुले हुए हैं क्या हैं? आप कोई खुदा ना खास्ता जो है वो आपके पास कोई डिवाइन कोई शील्ड है जिसकी वजह से हम आपके ऊपर बात नहीं कर सकते? हम बिल्कुल आपके ऊपर बात कर सकते हैं, हम करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। और आपके पीका शिका से खैर बाकी लोग डरते होंगे, वकीलों को तो डर नहीं लगता। तो वकील तो आप आज भी देखें, वो जब बबलू पे बैठे थे तो फिर बैठे थे। आमिर साहब के साथ भी आपने पॉडकास्ट किया है, रहमान के साथ भी आपने किया। अब देखें कि वो जो बहादुरी है वकीलों में वो तो शायद आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिलेगी। तो हम तो बात करेंगे भाई, हम तो कहेंगे कि ये जो सियासत में इंटरफेरेंस करते हो इससे बाहर निकलो, आपको हम सरहद पे भेज के रहेंगे, आपका जो काम है वो करें, हमारी डिफेंस हम आपको इस चीज़ के पैसे देते हैं, इस चीज़ की तनख्वाह देते हैं। ये कोई आपको तनख्वाहें अमेरिका से या चाइना से नहीं आते हैं। ये जो बच्चे का दूध लेता है ना एक बेचारा जिसकी 15,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है, वो भी बच्चे का दूध लेता है, वो भी 30 रुपये आपको टैक्स के उसके ऊपर दे रहा होता है। यहाँ से आपकी मर्सिडीज़ें आती हैं, लैंड क्रूजरें आती हैं, यहाँ से आपके कोर हेडक्वार्टर्स के खर्चे चलते हैं, यहाँ से आपके स्विमिंग पूल चलते हैं, यहाँ से आपके गोल्फ कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, जो पूरा पूरा दिन आप गोल्फ खेलते हैं, तैयारों में सैर करते हैं, ये सारी चीज़ें इन पैसों से आती हैं। तो हम आपसे ये तो कहेंगे कि भाई सियासत से निकलो, ये आपका काम नहीं है, ये हमें करने दो, ये हमारा काम है। सर जिस तरह आपने अभी बबरलो के धरने की बात की, तो पूछना ये चाहूँगा, जिस तरह KPK की सूरत हाल इस वक्त ख़राब है, यानी कि लोगों में गुस्सा पाया जाता है, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान में देखें तब भी वही सूरत हाल है। तो ऐसे फैसले क्यों लिए जाते हैं? फिर 6 केनाल का फैसला लिया गया जिसमें सिंध की आवाम को बहुत ज़्यादा तशवीश थी। देखें, वो जो फैसले लेने वाले हैं वो तो ये समझते हैं ना कि भाई हम फैसला ले लेंगे, इनकी क्या औकात है कि ये हमें कुछ डिक्टेट करें। और बलूचिस्तान वालों की तो आप बेचारों की बात छोड़ ही दें, उनकी पॉपुलेशन बेचारों की इतनी छोटी सी है, वो 55% ऑफ दी कंट्री द साइज, बट द पॉपुलेशन इज़ 5%। तो वो इतनी स्पार्स है, इतनी डाइवेस्टेड है कि वहाँ की तो खबरें ही हमारे तक नहीं पहुँचती हैं। आपको पता है कि जैकबाबाद से अंग्रेज़ों के टाइम पे एक ट्रेन चलती थी जो डेरा बुगटी तक जाती थी, पानी लेके जाती थी। पिछले कई सालों से नहीं, कई दिहाइयों से वो ट्रेन सर्विस भी बंद है। तो वो अंग्रेज़ बलूचिस्तान के बारे में आपसे ज़्यादा सोचता था, आप इतना उसके बारे में नहीं सोचते। आपका बलूचिस्तान में सारा इंटरेस्ट गवादर के अंदर है। गवादर के अंदर इसलिए क्योंकि चीन आपको पैसे देगा कि भाई यहाँ से हमारे गुड्स आने दो। बाकी तो आपने उसको एक फीवडम बनाया हुआ है, वहाँ स्मगलिंग से किन लोगों ने क्या क्या पैसे कमाए हैं। और मैं देखें, आई विल नॉट स्टॉप।
जस्ट फॉर द रीज़न कि वो कोई बात तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जाती है। वो जो छोटे बाजवा साहब थे जिनको आपने सीपेक अथॉरिटी का बनाया था सरबरा, उन्होंने कैसे पप्पा जोन्स की ब्रांचें खोलनी भाई पूरे कनाडा में, पूरे यूएस में, और उनके जो बेटे हैं उनकी 17-18 प्रॉपर्टी है। 17-18 प्रॉपर्टीज़ अमेरिका के अंदर, तुम एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, तुम्हारी तनख्वाह क्या थी, तुम्हारे कमर्शियल प्लॉट्स काउंट कर कर भी हम अगर हिसाब निकालें तो तुमने ये कैसे निकाल लिए। अब आप देखिए ना, जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल चीफ आपका रहा है, नॉन कंट्रोवर्शियल जिसको ये कौम पसंद करती है, वो जनरल राहील शरीफ रहा है। आपको पता है कि रिटायरमेंट पे कितनी लैंड मिली है? कोई आइडिया शहबाज? एनी आइडिया? चलो कोई आइडिया मुझे दो कि सिर्फ ये कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिले जो बेच दिए, उनके अलावा ये आपको पता है कारसाज के करीब नेशनल स्टेडियम के साथ AFOHS है, 60-60 करोड़ का यहाँ पे पेट्रोल जो है वो प्लॉट बिकता है। अब आप देखें ना कि आप कोई दुनिया में मुझे ऐसी सर्विस बताएं जहाँ पे एकदम आपके अकाउंट में आकर ठग करके 60 करोड़ रुपए गिरते हों। कोई है? कोई दुनिया में है ऐसी सर्विस? कोई अमेरिका के सदर के अकाउंट में कभी आके ठग करके 60 करोड़ गिरते हैं? बरतानिया के वजीर आजम के अकाउंट में आके कभी ठग करके 60 करोड़ गिरते हैं? यहाँ पे गिरते हैं। या प्लॉट मिलता है 50-60 करोड़ का। लेकिन चले उसको भी छोड़िए, आप बताइए कि राहील शरीफ नॉन एक था ना, यानी एक नॉन कंट्रोवर्शियल जनरल था, लोगों के दिलों में उसकी बड़ी इज्जत भी थी, डोंट गो राहील शरीफ के पोस्टर्स भी लगे, और ओवरऑल वो एक PR उस वक्त आर्मी की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हम सबको पता है, हम भी उसके बड़े फैन थे। अब आप बताएं कि रिटायरमेंट पे सिर्फ ये कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा रिटायरमेंट पे कितने की लैंड मिली होगी? एज इट इज तो पता नहीं है, लेकिन चले कोई अंदाजा, किसी जजीरे की बात होती है, हाँ, लोग सोशल मीडिया पर अंदाजा आप लगा लें भाईजान, 1 अरब 35 करोड़ रुपए बॉर्डर लैंड एरिया। और जब उनसे पूछा कि ये आपने कैसे दी, तो DG ISPR जो उस वक्त के थे वो आए, उन्होंने कहा इट हैज़ बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं 12 या 13 साल का था, और मुझे शौक़ था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने का, और मैंने आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ही की है पूरी ज़िंदगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है और उसी पे लिखा है। मेरी दरख्वास्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले आए, मेरी गाड़ी में भी पड़ी है, कोई एक शिक दिखा दें जो इससे डील करती हो। बट 1 अरब 35 करोड़ रुपए ये एक ट्रांजैक्शन है भाई। ये कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये निकाल के की मैं बात कर रहा हूँ। और ये द न्यूज़ में छपी हुई खबर है, आप कहेंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप ज़रा दिखा भी दीजिएगा अपने लोगों को। तो भाई जब ये जब इस तरह से लोगों के पास आएंगे पैसे, बलूचिस्तान के आप बेसिकली उसकी पीठ पे रखकर आप स्मगलिंग कर कर पैसे कमाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि बलूचिस्तान डेवलप हो? वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। और देखिए ना, कुछ अरसा पहले तक तो हमें ये लगता था कि यार ये देखो ना, बलूचिस्तान में लोग उठा लेते हैं तो भाई दहशतगर्द होंगे ना, उठाते हैं, ऐसे थोड़ी कोई किसी को जाके उठा लेता है। अब जब हमें पता लगा है कि लोग किस तरह उठते हैं, किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, किस तरह उनसे पार्टियाँ छुड़वाई जाती हैं, किस तरह पार्टियों में शमूलियत कराई जाती है। वो इमरान इस्माइल की और वो फवाद चौधरी की शक्लें देखें जब तरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, किस तरह उनसे ज्वाइन कराई जाती हैं। तो अब पता लगता है कि यार इस सूबे के लोगों के साथ हमने किया क्या है और अभी भी हम क्या कर रहे हैं। मैं तो उनके लोगों को बड़ा, यानी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों को आप बाकी मुल्क से कंपेयर ना करें। उन्होंने जो कुछ बेचारों ने फेस कर लिया है, ना पानी ना बिजली, सुई जहाँ से गैस निकलती है पूरे मुल्क में लाहौर तक पहुँची हुई है, वहाँ पे नहीं है। यानी ये आप देखें ना, और ये भी आपका जो पानी था, यानी अब आप बताएं कि कराची में ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, 3-4 दिन पानी नहीं आया लोगों के घर में, पानी नहीं था लोगों को देने का, और आप कह रहे हैं कि वो दरिया सिंधु जो पूरे कराची तक आता है और पानी देता है, वो हम पंजाब में रोक के और चोलिस्तान में हम देंगे, जहाँ ना आबादी है ना कुछ और, बस यहाँ हमने करना है। क्यों जी? यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग है, और कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होगा जी कि वो SIFC का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे पाकिस्तान की जो फौज है वो यहाँ पे लोगों को लीज करेगी ज़मीन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, 100 साल की लीज या 10 साल की लीज देंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, पैसा ही पैसा होगा, मौजा ही मौजा होंगी। सिंध का हारी जो है वो बेचारा मारा जाएगा। और ये कराची वाले बीच में कुछ बोले नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ।
यानी ये MQM बड़ा वो शहर की बनती है, तो भाई ये पानी आप तक भी आता है, आपके घर भी आता है, आप बाथरूम जाके बैठे रहेंगे, पानी नहीं होगा, बाहर नहीं निकल सकेंगे। और उसके बाद ये जो आपका डेल्टा है, ये आपको पता नहीं है कि आपका डेल्टा किस जो जगह तक सुखर गया है। ये जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो पढ़ें तो सही, आपको पता तो लगे कि डेल्टा में जब तक प्रेशर नहीं आएगा, समंदर उस ज़मीन के ऊपर जो है वो आई जाती है, और वो ज़मीन के ऊपर आई जा रही है। बाकी जो लैंड है वो रिक्लेम करके इमार को दे दो, रिक्लेम करके अली हसन बरोई को दे दो, रिक्लेम करके लैंड माफिया को दे दो। बस ये इस मुल्क में चल रहा है, और तभी वो गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। और ये कॉरपोरेट फार्मिंग जो है, ये उसी का एक मिलता जुलता जो है वो उसके ऊपर एक इसका है जी कनेक्शन है, बिल्कुल सीधा सीधा है। और ये तमाम चीज़ों का उसके साथ एक कनेक्शन है कि दीज आर बिजनेस इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स।